अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट से हिस्ट्री किस तरह से ली जाती है। पहले तो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, हम पेशेंट से हिस्ट्री क्यों लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डायग्नोस्टिक का। ठीक है, अगर आप पेशेंट से डिटेल्ड और अच्छी हिस्ट्री लेते हैं तो आप उसके डायग्नोसिस तक जा सकते हैं। बाद में कन्फर्मिटी के लिए आप जो है वो टेस्ट वगैरह कराते हैं, लेकिन एक अच्छी हिस्ट्री से, एक डिटेल्ड हिस्ट्री से आपको पेशेंट की इलनेस के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको डायग्नोसिस पॉइंट मतलब 50 से ज़्यादा आपकी डायग्नोसिस जो होती है वो हिस्ट्री से हो जाती है। ठीक है, तो हिस्ट्री लेने से पहले स्टेप्स ऑफ हिस्ट्री को हम बाद में देखेंगे, लेकिन हिस्ट्री लेने से पहले आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि आपने पेशेंट को रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्स किस तरह से करना है, आपको पेशेंट के सामने कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना जिससे पेशेंट को लगे कि आप कोई स्ट्रिक्ट हैं, कोई रूड डॉक्टर हैं, जिससे वो आपको क्या करेगा, सही तरीके से हिस्ट्री नहीं दे पाएगा, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। तो आपने एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, जिससे पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेशेंट्स जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट पहले ही ऐसा होता है कि एक नॉर्मल पर्सन ही परेशान हो जाए, वो तो खैर पेशेंट होता है। तो अगर पेशेंट जो होगा परेशान होगा, रिलैक्स नहीं होगा, तो वो आपको हिस्ट्री सही तरीके से नहीं देगा। ठीक है, वो कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी ये जो सेशन है वो ख़त्म हो और वो यहाँ से जाए। तो आपने सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स करना है। ठीक है, बात करनी है ताकि वो जो है आपको एक समझे कि आपको उसको कॉन्फिडेंस दे, वो समझे कि आप उसके साथ एज अ फ्रेंड की तरह बात करें। ठीक है, तो सेकंड स्टेज जो होता है वो होता है कि आपने क्या करना है, पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराना है खुद को। ठीक है, ऐसा ना हो कि जाते ही आप जो है पेशेंट के सामने शुरू हो जाएं, आपको क्या तकलीफ़ है, कब से है, क्यों है, ऐसा नहीं करना। आप जो है पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप क्यों हैं और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा प्रोसेस कि आप क्या करवाएं। और इससे क्या होगा कि पेशेंट को काफ़ी टाइम मिल जाएगा रिलैक्स होने के लिए। थर्ड जो चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जो हिस्ट्री है वो पेशेंट की लैंग्वेज में लेनी है। आपने अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश टर्म्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ये नहीं यूज़ करने हैं। ठीक है, कोशिश करें कि सिंपल से सिंपल वर्ड जो है वो यूज़ करें, जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें ताकि पेशेंट को समझ आए। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो इतने पढ़े नहीं होते, तो उस वजह से उनको समझ नहीं आता। लेकिन अगर पेशेंट एजुकेटेड है भी, उसके सामने अगर आप कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो भले ही वो एजुकेटेड है लेकिन वो नहीं समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और इससे आपकी मिस डायग्नोसिस जो है हो सकती है। तो इस वजह से इन तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ हिस्ट्री। स्टेप्स ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहले आती है बायोडेटा। ठीक है, आपने पेशेंट की कंप्लीट बायोडेटा लेनी है। बायोडेटा में आप उससे क्या पूछेंगे, नेम। ठीक है, नेम जो भी होगा उससे आपका फादर नेम, अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड नेम जो है वो आपने पूछना है। ठीक है, ये क्यों हम जो है फुल नेम लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा सेम नेम के पेशेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों पेशेंट्स की रिपोर्ट्स या उसकी जो फाइल्स हैं वो मिक्स हो जाएं तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वजह से आपको नेम जो है वो कंप्लीट जो है आपने उनसे पूछना है। उसके बाद एज जो है, एज हम क्यों पूछते हैं, क्योंकि एज से आपका ये होगा कि सर्टेन ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एज में कॉमन होती हैं, ज़्यादातर उन एज पे कॉमन होती हैं। ठीक है, तो एज से आपको, एज जब आपको पता चल जाएगी तो आप उन डिज़ीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो उस ग्रुप में या उस पीरियड में ज़्यादा कॉमन होगी। लेट सपोज़ अगर एक यंग पेशेंट है जो कि आपको कह रहा है कि मुझे चेस्ट में पेन है, तो आप हार्ट की तरफ कम जाएंगे, आप दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जैसे हो सकता है कि स्टमक की एयर की वजह से, स्टमक गैस की वजह से पेन हो रहा हो। लेकिन अगर ओल्डर पेशेंट जो है वो आपको कह रहा है कि आप उसको चेस्ट में पेन है, तो आप जो है हार्ट अटैक की तरफ जाएंगे, हार्ट के प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, या जो फीमेल्स होती हैं उनमें अबव 40 कोलिसिस्टाइन जो एक
सिस्टाइटिस ज़्यादा कॉमन होती है, और मेल्स जो होते हैं उनमें 60 से अबव जो है प्रोस्टेट बिनाइन इन्लार्जमेंट जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है। तो मतलब सर्टेन डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एज में ज़्यादा कॉमन होती हैं, ठीक है। तो एज से आप क्या करेंगे, उन डिज़ीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी डिज़ीज़ को एक्सक्लूड करेंगे। देन आता है सेक्स, मेल है या फीमेल है। इससे क्या होता है कि एक तो इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा होता है कि एक जो नेम होता है मेल्स के लिए भी यूज़ होता है, फीमेल के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन के लिए हम जो है सेक्स को कंफर्म करते हैं। दूसरी बात कि सर्टेन जो डिज़ीज़ होती हैं वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं, सर्टेन डिज़ीज़ होती हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो सेक्स से आप उन डिज़ीज़ पे भी फोकस कर सकते हैं। मैरिटल स्टेट, मैरिड है या अनमैरिड है। ऑक्यूपेशन, आपसे आपने उनको पूछना है कि आप ऑक्यूपेशन जो है उनका क्या है। ऑक्यूपेशन आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, और बाद में हम एक स्टेप होगा हिस्ट्री का जिसमें हम पर्सनल हिस्ट्री की बात करेंगे, उसमें भी आप ऑक्यूपेशन का पूछ सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप पहले पूछें या बाद में डिटेल में पूछें। ऑक्यूपेशन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि सर्टेन डिजीज़ ऑक्यूपेशन की वजह से होती हैं। जैसे आपने सुना है वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स उन पर्सनस में ज़्यादा होती हैं या ज़्यादा उनके डेवलप होने के चांसेस होते हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब करते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर खड़ा रहते हैं पूरा दिन, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए या और कोई, तो उनमें वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं, ठीक है। या एक पर्सन है जो कि किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो हो सकता है कि वो ऐसे सब्सटेंसेस जो है इनहेल कर रहा है जिससे उसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। या एक पर्सन है जो कि एक्सरे रेडिएशंस के साथ एक्सपोज हुआ है, ठीक है, वो एक्सरे में काम कर रहा है, तो हो सकता है उसे कैंसर हो, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन की भी सर्टेन डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंस है। देन एड्रेस, एड्रेस जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। एड्रेस की इंपॉर्टेंस ये होती है, एक तो आप जो है पेशेंट, अगर आप नेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिक्स कर दें तो एड्रेस के थ्रू भी आप जो है दो पेशेंट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस ये होती है, एड्रेस के थ्रू आपको पेशेंट की एरिया का पता चलता है, और इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि पेशेंट जो है किस एरिया से बिलोंग कर, क्योंकि सर्टेन डिजीज़ ऐसी भी होती हैं जो एरिया वाइज ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो उससे आपको ये होगा कि आपको उन डिज़ीज़ पे भी फोकस करना होगा जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा कॉमन हो, ठीक है। तो बायोडाटा में आपने इन सारी चीज़ों को जहन में रखना है। अब हम आते हैं, जो सेकंड स्टेप है वो है हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इसमें आप क्या पूछते हैं पेशेंट से, देखें इसमें आप पेशेंट से एक सवाल करते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है या आप किस रीज़न की वजह से आज अस्पताल आई हैं, ठीक है। ये होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। पेशेंट को चाहे कितनी भी बीमारियां हों, लेकिन प्रेजेंटिंग कंप्लेन वो होगी जिसकी वजह से वो पेशेंट आज हॉस्पिटल में आया हुआ है, आपके सामने बैठा है, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आप जो है, जो आपको पेशेंट बताएगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी पेशेंट से नहीं पूछना कि क्या आपको पेन है, क्या आपको फीवर है, क्या आपको वॉमिटिंग है। आपने सिंपली ये पूछना है कि आपको क्या तकलीफ़ है या आप हॉस्पिटल क्यों आए हैं या क्यों आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा था, ठीक है, सीवियर पेन हो रहा था जिसकी वजह से आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मुझे साथ में फ़ीवर भी हो रहा था और वॉमिटिंग भी हो रही थी, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 कंप्लेंट्स है पेशेंट की उस वक्त, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो है पेन, फीवर एंड वोमिटिंग, ठीक। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में एक तो आप पेशेंट की कंप्लेंट को मेंशन करते हैं, और दूसरी चीज़ जो आपको मेंशन करनी होती है वो होती है ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब कब हुई थी। देखिए ये पॉसिबल तो नहीं ना कि सारी जो कंप्लेंट्स है वो एक ही साथ स्टार्ट हो, ज़रूरी तो नहीं कि पेन के साथ ही फीवर हुआ हो, फीवर के साथ वोमिटिंग हो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी वेरिएशन जो होती है, पेन जो है हो सकता है कि वो 2 डेज़ के लिए हो, उसके बाद उस पेशेंट कह रहा है कि मुझे फ़ीवर था 1 डे के लिए, देन वॉमिटिंग आज सुबह हुई है, तो डिफरेंट जो है वो ड्यूरेशन हो सकती है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंटिंग कंप्लेन विच इज़ अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है वो इस ऑर्डर में लिखनी है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन या सबसे पुरानी जो कंप्लेन थी, मतलब इन तीनों में से जो सबसे पुरानी कंप्लेन है वो आप सबसे पहले मेंशन करेंगे। जैसे फ़ीवर जो है वो 2 दिन पहले था,
ठीक है, या 2 दिन से है, तो फीवर जो है वो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंप्लेन होगी, फीवर पेन जो था सॉरी 2 दिन के लिए था, फिर फीवर जो था वो 1 डे के लिए, एंड वॉमिटिंग जो है वो आज सुबह है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आपने ये पूछना होता है पेशेंट की आपको क्या तकलीफ़ है, फिर वो जो जो बताएगा वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। ज़्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ कंप्लेन और उसकी ड्यूरेशन की वो कब हुई है। नंबर 3 स्टेप जो होता है हिस्ट्री का वो होता है HOPC। ठीक है, HOPC का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जो चीज़ें आपने मेंशन की, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्रेजेंटिंग कंप्लेन में पेन, फीवर एंड वोमिटिंग, तो उसी हर एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन को हमने एलाबरेट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 प्रेजेंटिंग कंप्लेन का एग्जांपल दिया है, पेन, फीवर एंड वोमिटिंग। तो हमने क्या करना है, हर एक कंप्लेन के रिलेटेड हर चीज़ पेशेंट से पूछनी है। जैसे अगर पेन हो गया तो पेन में हम पेशेंट से क्या पूछते हैं, पेन में हम पेशेंट से पूछते हैं उसकी पोजीशन। लेट्स सपोज अगर पेशेंट कह रहा है कि उसे एब्डोमेन में पेन है, तो आप उससे कहेंगे कि आप अपनी फिंगर के थ्रू मुझे बताएं कि एग्जैक्ट आपको कहाँ पेन है। तो पेशेंट आपको अपनी फिंगर के थ्रू बताएगा कि मुझे इस जगह पे पेन है। ठीक है, तो पोजीशन जो है, उसके बाद इंटेंसिटी आप पूछेंगे पेन की, कि इंटेंसिटी का मतलब ये है कि किस तरह किस सीवियरिटी का पेन था, माइल्ड था, आप जो है बर्दाश्त कर पा रही थी, ठीक है, या बहुत शदीद पेन था, जैसे पेंकिरेटाइटिस में होता है, बहुत ही सीवियर किस्म का पेन होता है। ठीक है, या आप पेशेंट से ये पूछेंगे कि जब आपको पेन हो रहा था तो आप जो है अपनी बाकी जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कर रही थी, या आप जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, तो इंटेंसिटी आप जो है पेन की उनसे पूछेंगे, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ठीक, उसके बाद रेडिएशन। रेडिएशन किसे कहते हैं, देखें आपने पेशेंट को ये नहीं कहना कि आपका पेन रेडिएट तो नहीं होता, ये नहीं समझेगा पेशेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपने यूज़ नहीं करनी। रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पहले पेन जो होता है वो एक जगह पे होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है दूसरी तरफ भी आपको फील होना स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ये होगी कि दोनों साइड्स में कंटिन्यूटी होगी। देखिए एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज पेशेंट कह रहा है कि पहले उसे इस जगह पे पेन था, अब वो कह रहा था कि मुझे जो है यहाँ पे पेन हो रहा है, तो क्या होगा कि कंप्लीट ट्रैक्ट होगा पूरी इस जगह पे। पेशेंट कहेगा मुझे यहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इस किस्म के पेन को हम कहते हैं रेडिएटिंग पेन। ये पेन किस में होता है, जो कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट्स होते हैं वो कहेंगे कि राइट हाइपोकोंडियम से नीचे से लेकर बैक तक इनका पेन जो है उनको फील हो रहा है। ठीक है, तो इस किस्म के पेन को हम कहते हैं रेडिएटिंग पेन। तो आपने पेशेंट से कहना है कि इस जगह के अलावा आपको कहीं दूसरी जगह पे पेन हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि जी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पेन फील हो रहा है, इस एरिया तक। इसको हम कहते हैं रेडिएटिंग पेन। दूसरा पेन होता है शिफ्टिंग पेन। शिफ्टिंग पेन किसे कहते हैं, शिफ्टिंग पेन का मतलब ये होता है कि पहले जो है एक जगह पे आपको पेन जो है फील होता है, फिर वहाँ से पेन डिसअपीयर हो जाता है और किसी दूसरी जगह पे वो पेन जो है फील होता है। ये यूजुअली हमारा होता है अपेंडिसाइटिस में। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि पेशेंट कहेगा कि उससे पहले अम्बलाइकस के अराउंड जो था पेन हो रहा था, अब अम्बलाइकस के अराउंड उसे पेन फील नहीं हो रहा, राइट इलियक फोसा में उसको पेन फील हो रहा है। तो इस किस्म के पेन को हम कहते हैं शिफ्टिंग पेन। शिफ्टिंग पेन किसे कहते हैं, पहले एक जगह पे हो फिर वहाँ से ख़त्म होकर दूसरी जगह पे वो फील हो। रेडिएटिंग उसे कहते हैं जहाँ पे फर्स्ट साइड और सेकंड साइड दोनों में कंटिन्यूटी हो, कंप्लीट एक ट्रैक्ट हो। ये होता है शिफ्टिंग पेन। तीसरा होता है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन किसे कहते हैं कि एक नॉर्मल जगह पे पेन जो पेशेंट को फील हो रहा है उससे कहीं दूर जाके पेशेंट जो है उसे पेन फील हो रहा हो। जैसे
जो कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको शोल्डर पे भी पेन फील होता है, ठीक है। तो इस किस्म के पेन को हम कहते हैं रेफर्ड पेन, कि एक जगह से बिल्कुल दूर जगह पे जहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे क्यों पेन हो रहा है, तो इस किस्म के पेन को हम कहते हैं रेफर्ड पेन। ये होता है ड्यू टू सेम नर्व सप्लाई, दो एरियाज़ की नर्व सप्लाई सेम होती है, तो क्या होता है कि पेन जो है एक जगह से दूसरी जगह पे रेफ़र होता है। अपेंडिसाइटिस का एग्जांपल भी ये रेफर्ड पेन का ही एग्जांपल है कि अम्बलाइकस के अराउंड जो पेन फील हो रहा था ये रेफर्ड पेन था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होती है, रेडिएटिंग पेन, शिफ्टिंग पेन एंड रेफर्ड पेन। उसके बाद ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए आपको पेन था। ड्यूरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हार्ट डिज़ीज़ में आपको एग्जांपल दूँ, हार्ट डिज़ीज़ में हम एंजाइना पेक्टोरस आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ होती है। तो इसमें हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, पेशेंट कह रहा है कि उसको जो है हार्ट की तरफ पेन हो रहा है या चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ड्यूरेशन के थ्रू। अगर पेशेंट कह रहा है कि लेस देन 30 मिनट्स है तो ये एंजाइना होगा, मोर देन 30 मिनट्स है तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, और कंटिन्यूस पेन है, रिलीव नहीं हो रहा, तो दैट विल बी इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़। तो इस तरह से ड्यूरेशन के हिसाब से भी आप जो है डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब ये होता है कि किस किस्म का पेन हो रहा है, ठीक। सर्टेन जो पेन्स होते हैं ना, वो एक ख़ास किस्म का पेन होता है, सर्टेन डिजीज़ में एक ख़ास किस्म का पेन होता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ पेन, ठीक है। जैसे प्रिकिंग पेन होता है, कोल्की पेन होता है, स्टैबिंग पेन होता है, हैवीनेस होती है। जैसे कार्डियक जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है, उनसे आप कहेंगे तो वो कहेंगे हमें ऐसा लग रहा है जैसे, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सर्टेन पेन्स की जो है क्वालिटी होती है, तो आपने पेशेंट से क्वालिटी भी पूछनी है कि आपको किस तरह का पेन जो है वो फील हो रहा है। जैसे अगर आप कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी हार्ट को कोई कंप्रेस कर रहा है, कोई बाहर से कोई फोर्स है, कोई प्रेशर है, हैवीनेस है। तो क्वालिटी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन आते हैं एग्रेवेटिंग फैक्टर एंड रिलीविंग फैक्टर, ठीक है। सर्टेन पेन्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसी मूवमेंट करने से या कोई चीज़ लेने से जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर का पेन जो होता है, उसमें ये होता है कि जब भी कोई स्पाइसी फूड या टी लेने पे ये होता है कि उनका जो पेन होता है एग्रवेट करता है, ठीक है। तो ये जो आपने चीज़ें आपने पेशेंट से पूछनी है कि जब आपको पेन हो रहा था तो आपका पेन किस चीज़ पे इंक्रीज़ हो रहा था, आपने नोट किया था, नहीं किया था। तो ये एग्रेवेटिंग फैक्टर। द रिलीविंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर में आप उनसे पूछते हैं कि कुछ चीज़ करने से आपका पेन कम हुआ था। जैसे जो ड्यूडिनल अल्सर के पेशेंट्स होते हैं वो खाना खाने पे उनका जो पेन होता है वो कम होता है। या फिर अपने पेशेंट से ये पूछना है कि जब आपको पेन हुआ था तो आपने कोई मेडिकेशन ली थी, मेडिकेशन से पेन आपको कम हुआ था, नहीं हुआ था, कौन सी मेडिकेशन थी, ठीक है। तो एग्रेवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर भी आपने पूछने हैं। और एसोसिएटेड सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स में पेन के साथ और कोई चीज़ तो नहीं होती, और पेन के साथ आपको नोज़िया तो नहीं हो रही थी, वोमिटिंग तो नहीं हो रही थी, या और कोई चीज़ पेन के एसोसिएटेड, वो आपने पूछनी है, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में सिर्फ ये लिखेंगे कि पेशेंट जो था उसको एब्डोमेन में पेन था, लेकिन हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आपने उस पेन के हर एस्पेक्ट तक जाना है कि वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, एग्रेवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, रेडिएशन इंटेंसिटी, हर चीज़ आपको जो है मालूम होनी चाहिए पेशेंट के पेन की। इसी तरह से जो सेकंड कंप्लेन थी हमारी फ़ीवर, इसके मुताबिक भी आपने जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं वो आपने फ़ीवर के रिलेटेड पूछने हैं पेशेंट से कि फ़ीवर आपको कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, ग्रेड ऑफ फ़ीवर पूछना है, बहुत तेज़ था, हल्का था, ठीक है। पैटर्न किस तरह का जो है फ़ीवर था, कंटिन्यूस था, इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, रिलैप्सिंग, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विद अदर सिम्टम्स, जब आपको फ़ीवर हो रहा था तो आपने दूसरी चीज़ कोई, कभी कभी होता है फ़ीवर में स्वेटिंग होती है, फ़ीवर में चिल्स होते हैं, तो उसी कोई चीज़ आपने नोटिस की। तो इसी तरह से आपने फ़ीवर के रिलेटेड भी हर चीज़ जो है वो पेशेंट से पूछनी है।
देन हम आते हैं वॉमिटिंग, जो कि हमारी थर्ड प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी। फिर वॉमिटिंग में भी आप सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि कब हुई थी, कितनी दफ़ा आप जो है वॉमिट कर चुके हैं, और रिलेशन विद फूड इनटेक, ठीक है। जैसे खाना खाने से पहले आपको उल्टी आ रही थी या जैसे ही खाना खाया उसके बाद आपने उल्टी कर दी, तो मतलब फूड का तो कोई रिलेशन नहीं है। और वॉमिटिंग करने से पहले आपको ऐसा फील तो नहीं हुआ कि आपको वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, नोज़िया तो नहीं हुआ था। देन वॉमिटिंग का कंटेंट, ठीक है, वॉमिटिंग के कंटेंट में आप पूछते हैं कि उसमें फूड पार्टिकल्स थे कि नहीं थे, किस तरह का था, वाटरी था, सॉलिड। एंड क्वालिटी में आप पूछते हैं कि कलर वॉमिट जो है था वो किस कलर का था। एंड स्मेल तो नहीं थी उसमें, फाउल स्मेल। क्वांटिटी जो है आपने अप्रोक्सीमेट कितनी जो है वॉमिटिंग जो है की थी, उसमें आप ये पूछते हैं कि हाफ़ कप या फुल कप जो है अप्रोक्सीमेट। वॉमिटिंग में ब्लड तो नहीं थी, या वॉमिटिंग जो है दूसरी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड, जैसे ड्यूरिंग द वॉमिटिंग आपको एब्डोमेन के अंदर पेन तो नहीं हुआ, या एब्डोमेन डिस्टेंडेड तो नहीं था। तो वॉमिटिंग के अराउंड आपने हर चीज़ पूछनी है। तो हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ये होता है कि जो भी आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आपने पेशेंट ने आपको जो भी बताया, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि पेशेंट कह रहा है कि उसे पेन भी था, फीवर भी था, वॉमिटिंग, तो आपने हर एक कंप्लेन को एलाबोरेट करना है और उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी है कि किस तरह से वो सिम्टम हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो HOPC के बाद अब आप जाएंगे उस पेशेंट की पास हिस्ट्री में। पास्ट हिस्ट्री जो होती है उसके दो जो है हम उसको क्लासिफाई करते हैं, दो में, एक होती है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, दूसरी होती है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप पेशेंट से पूछते हैं कि पहले उसे कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, ठीक है, या उसकी इसमें ट्रीटमेंट तो कोई नहीं लिया हुआ, या पहले किसी हॉस्पिटल में तो नहीं एडमिट हुआ, या पहले किसी डॉक्टर के पास तो नहीं गया, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट से पूछेंगे। देन आती है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, आप जो है पेशेंट से पूछेंगे कि पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स सर्जरी के बाद भी हो सकते हैं, जैसे इंसिशनल हर्निया जो होती है, ठीक है। तो पेशेंट से आपने पास्ट सर्जरी के बारे में भी पूछना है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने पेशेंट से पूछना है कि पहले उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुई, क्योंकि ये भी होता है कि पेशेंट्स जो है उनमें सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है। ये आते आते हैं हमारे पास हिस्ट्री में। देन हम आते हैं पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आप जो है वो पेशेंट से जो है अपने बारे में पूछते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर आप पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लें तो कोशिश करें कि उस वक्त उसकी फैमिली प्रेजेंट ना हो, क्योंकि वो जो है कुछ चीज़ें अपनी फैमिली के सामने बताने में हेजिटेट करते हैं। तो आपने पर्सनल हिस्ट्री कोशिश करें कि पेशेंट को एक तो कॉन्फिडेंस दे कि आप उसकी ये जो बातें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी, ठीक है। और दूसरी बात कि उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट ना हो, या दूसरे जो डॉक्टर्स हैं या दूसरे अटेंडिंग वो भी ना हो, ठीक है। तो इससे पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करेगा और वो आपको अपनी पर्सनल हिस्ट्री बताएगा। पर्सनल हिस्ट्री में सबसे पहले आपने पेशेंट की एडिक्शन के बारे में पूछना है कि पेशेंट जो है वो किसी चीज़ का एडिक्ट तो नहीं है, कोई स्मोकिंग, अल्कोहल या ऐसी और कोई चीज़ जो है। देन पेशेंट के स्लीप के बारे में पूछना है कि स्लीप पैटर्न किस तरह से, कितने घंटे वो रोज़ाना सोते हैं, बाउल हैबिट्स जो हैं वो कैसी हैं। तो ये जनरल क्वेश्चंस आपकी पर्सनल हिस्ट्री में, और कोई चीज़ जो आपको बताना चाहें, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल हिस्ट्री में आ जाती हैं। देन आती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आप उनसे पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, और ये जो आपकी डिज़ीज़ है या ये जो आपको इलनेस है ये आपकी फैमिली में किसी दूसरे को तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो फैमिली में ज़्यादा कॉमन होती है, जेनेटिकली होती हैं, ठीक है। और जो है आपने ये पूछना है कि पेरेंट्स के बारे में पूछना है कि पेरेंट्स अलाइव हैं, उन्हें कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। वैसे पेशेंट से आपने और चीज़ें, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन डिज़ीज़ होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपने पेशेंट से पूछनी होती हैं, ठीक है। ये तीनों जो होती हैं आपने पेशेंट को पूछनी है। तो फैमिली हिस्ट्री में आप उनके पेरेंट्स के पूछेंगे कि वो अलाइव हैं, अगर डेड हैं तो उनकी डेथ का काज क्या है, अगर किसी डिज़ीज़ की वजह से था तो वो कौन सी डिज़ीज़ थी,
या उनकी दूसरी किसी फैमिली मेम्बर को कोई डिजीज़ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप फैमिली हिस्ट्री में पूछते हैं। लास्ट जो होता है दैट विल बी द सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम क्या पूछते हैं, पेशेंट के किस एरिया में वो रहते हैं, उनका घर जो है वो किस तरह का है। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम इस वजह से लेते हैं पेशेंट से, उससे आपको पेशेंट की क्लास का पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो लोअर क्लास से, मिडिल है या हाई क्लास से, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जो ट्रीटमेंट है ना उसमें आपको आसानी होती है कि ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो बिल्कुल कोई विलेज वगैरह में इस तरह का कोई रहने वाला हो, तो इससे होता है कि आप जो है लेट्स सपोज अगर आप सर्जरी करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पेशेंट जो है वो इतना हाइजीनिक नहीं है। अगर हम उसको यहाँ से जल्दी डिस्चार्ज कर दें तो हो सकता है कि वो अपना जो है वो केयर ना करे। तो आप जो है पेशेंट के घर के बारे में पूछकर उसके किस तरह से रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, उससे आप ये कर सकते हैं, अपने अपने ट्रीटमेंट को चेंज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट जो है फैमिली हिस्ट्री में बताना चाहूँगी कि फैमिली हिस्ट्री का ट्रीटमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखें, अगर कोई डिज़ीज़ है, लेट्स सपोज किसी फैमिली में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है वो ज़्यादा कॉमन है, तो ट्रीटमेंट के दौरान हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट है जिसकी फैमिली हिस्ट्री में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा नहीं है और दूसरा पेशेंट है जिसकी पूरी फैमिली में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, तो उन दोनों का जो ट्रीटमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। किससे? जिस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा नहीं है, उसका आप जो है वो सिर्फ पार्ट ऑफ स्टमक जो है रिमूव करेंगे ड्यूरिंग द सर्जरी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें पूरा स्टमक रिमूव करें, लेकिन जिस पेशेंट की हिस्ट्री है आफ्टर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा तो आप उसका पूरा स्टमक जो है वो रिमूव करेंगे। ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट के हिसाब से भी फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। देन सोशो इकोनॉमी में हमने आपको बताया कि जो आप उनके घर के बारे में पूछते हैं कि घर किस तरह का बना हुआ है, क्योंकि ये होता है कि काफ़ी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके घर जो होते हैं छोटे होते हैं, जिस वजह से काफ़ी फैमिली मेम्बर्स एक ही रूम में रहते हैं, तो उसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ के ट्रांसमिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सोशो इकोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं हिस्ट्री में। थैंक यू।